हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कई बार जिंदगी की कड़वाहट इतनी अधिक होती है कि इंसान अपना संतुलन भी खो बैठता है और गलत निर्णय लेने से भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। मेरे ही स्कूल की एक अध्यापिका ने अपने पति की प्रताड़नाओं से तंग आकर अपना अंत कर लिया था। इस खबर ने मुझे आज अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। बहुत ही सौम्य, सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी साधना, लेकिन उसकी नियति उसे कहां लेकर गई, सोचकर मेरी पलकें गीली होती जा रही थी। उसके चेहरे में अपना ही चेहरा नजर आने लगा था। कैसे सह गई वो सब। मैं आज अपने अंतर्मन में खुद से ही सवाल किए जा रही थी। सवाल जवाब में एक फिल्म की भांति सब आंखों के सामने चलने लगा था। प्यार, सहयोग, सम्मान जैसे शब्द के मायने तो मैं ब्याह के बाद ही भूल गई थी। जान पाई थी तो बस पति की मार, तिरस्कार, दुत्कार और अपमान। अभी मेरी पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि घर वालों के लिए मेरी शादी की उम्र निकली जा रही थी। 18 की उम्र तक मेरी सारी चचेरी बहनें ब्याह दी गई थी। शहर के सबसे नामी और प्रतिष्ठित परिवार से होने के कारण बराबरी का रिश्ता ना मिल पाना भी एक समस्या सा बना हुआ था। पिताजी को उनके मित्र ने एक रिश्ता बताया। लड़का सरकारी अस्पताल में फिजिशियन था, जो 27 बरस का था और मैं 19 बरस की। मेरी शादी आनन फानन में तय कर दी गई। मेरी बीएससी के फाइनल एग्जाम भी शादी के बाद हो जाएंगे कहकर मुझे मेरी आगे की पढ़ाई न रोकने का आश्वासन दे दिए गए और अगले ही महीने मेरी शादी भी कर दी गई। सारे रस्मों रिवाजों के बाद मैं ससुराल भी आ गई। ससुराल में हफ्ते भर रहने के बाद एग्जाम के लिए वापस मायके आ गई। एग्जाम और चचेरे भाई की शादी में 3 महीने गुजर गए। घर में माँ, पिताजी और 2 भाई थे। एक दिन अचानक ही मेरी तबीयत बिगड़ गई और फैमिली डॉक्टर को दिखाने पर मुझे मेरे माँ बनने की खबर मिली। इस खबर ने मुझे एक अजीब सी खुशी तो दी, लेकिन मुझे मेरे सपने धुंधले होते नजर आने लगे। इस खबर को सुनते ही मेरे पति खुशी से फूले नहीं समाये और मुझसे मिलने आ गए, फिर अपने साथ ले आए। सरकारी आवास में मैं, मेरे पति और 1-2 नौकर थे। मेरे पति को अस्पताल से वक्त कम ही मिलता था, इसलिए मेरे साथ के लिए मेरी सास साथ रहने आ गई। वक्त बीतता गया। अब तक मैं 2 बेटों की मां बन चुकी थी और किसी तरह एमएससी पूरी भी कर ली। 2 छोटे बच्चों को संभालने का दायित्व बताकर आगे पीएचडी करने का ख्वाब मुझसे छीन लिया गया था। मैं घर और बच्चों को संभालने में लग गई थी। इसी बीच हमारा स्थानांतरण दूसरे जिले में हो गया और हम नई जगह आ गए। मेरे पति देर रात जब हॉस्पिटल से लौटते तो डिनर के बाद थोड़ी शराब पीते थे और मुझसे भी साथ देने को कहते और मेरे मना कर देने पर मुस्कुराकर कहते, तुम पियोगी तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। मेरे पति की बातों से या व्यवहार से मुझसे असंतुष्ट होने का संशय मात्र भी अंदेशा अब तक नहीं था। नई जगह पर आने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति के व्यवहार में मेरे प्रति बदलाव आने लगे। मैंने इसका कारण यहाँ की अत्यधिक व्यस्तता ही समझ स्वयं को दिलासे देना ही उचित समझा और कुछ ही दिनों बाद उनका व्यवहार मेरे प्रति एकदम खराब हो गया। किसी बात पर असंतुष्ट होने पर गरम चाय, खाना, पेपरवेट, पानी, शराब जैसी चीजों का मेरे ऊपर फेंक देना अब उनकी आदत में शामिल हो चुका था। अक्सर वजह बेवजह उनके हाथ मुझ पर उठने लगे थे। मैं कारण जानने का जब भी प्रयास करती, 2-4 थप्पड़ खाती और खामोश हो जाती। एक रात मैं सारे काम खत्म करके अपने बच्चों को सुला ही रही थी कि कॉल बेल बजी। बाहर जाकर देखा तो मेरे पति शराब में बुत मुझे 1000 गालियां दिए जा रहे थे। आगे बढ़कर मैं उन्हें संभालकर बेड तक ले आई, उनके जूते निकाले और नशा उतरने के लिए कॉफी भी ले आई। सुबह पूरे होशो हवास में उन्होंने मुझे मायके चले जाने को कहा। मैं अकारण बच्चों के एग्जाम के बीच मायके जाने को उचित नहीं समझ पा रही थी
और वैसे भी 7-8 वर्ष की शादी में चचेरे भाई बहनों के विवाह के अलावा कभी गई ही नहीं थी। फिर कैसे आज? और मैंने ना ही जाने का निर्णय सुरक्षित कर लिया था। अब तक मेरा उनसे मार खाना, तिरस्कार सहना मेरी नीति बन चुकी थी और मुझे अब घर के नौकरों से बेवजह अपने पीटे जाने पर शर्म भी नहीं आती थी। और रोज रात शराब पीने के बाद घर में हंगामे का होना आम बात हो चुकी थी। दोनों बेटे सहमे से रहने लगे थे। एक रात मैं अपने पति का इंतजार करते करते बच्चों के पास ही सो गई और ये सोचा कि किसी कारणवश मेरे पति हॉस्पिटल में ही रुक गए होंगे, जैसा कि किसी जरूरी कारण से करते भी थे। और सुबह जब अपने कमरे में पहुंची तो देखा मेरे पति हॉस्पिटल की ही एक नर्स के साथ हम बिस्तर हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। मेरे जिस्म के एक एक घाव मुझ पर मेरी समझ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और बीते सालों के हर सवाल का जवाब भी मेरे प्रत्यक्ष ही थे। मैं झट से बाहर आ गई और खुद को संभालते हुए बच्चों को तैयार कर स्कूल को भेज दिया। बिना किसी शर्म झिझक या किसी भी गलती के एहसास से कोसों दूर दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठकर मुझे किसी नौकर की भांति आदेश दिए जा रहे थे। मैं भी किसी स्वामी भक्त नौकर की भांति सेवा में थी। टेबल से उठते ही मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम मायके चली जाओ, मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं मायके नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मायके में मैं अपने घर वालों से आने का कारण क्या बताऊंगी? आपकी ही इज्जत पर धब्बा लगेगा। मेरा इतना कहना ही था कि उनके लात घूंसे मुझसे मिलने लगे और जब थक गए तो किसी मरे हुए जानवर की तरह मेरे सिर के बालों से मुझे खींचते हुए घर के बाहर लाकर उठाकर पटक दिया और कहा, न जाने का बहाना बनाती है और मुझे इल्जाम देती है। तभी एक नौकर मेरे बचाव में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि साहब जाने दे, मेम साहब को बहुत चोट लग गई, साहब माफ कर दीजिए, अभी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया साहब। तो अभी बात उसकी पूरी भी ना हुई थी कि डॉक्टर शर्मा अब रहने भी दो ना, मान जाएगी ना ये औरत आपकी बात। इतनी मार कम नहीं थी और अब हॉस्पिटल के लिए हम लेट हो रहे हैं। उस साधारण सावले रंग की छोटी कद काठी अनाकर्षक नर्स ने कहा। मैं अब तक उसका नाम भी नहीं जान पाई थी। शाम को जब मेरे पति लौटे तो मैंने माफी मांगते हुए कहा कि मुझे यही रहने दे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, मैं आपके खुशियों में बाधा नहीं बनूंगी। इतना कहते ही मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और मुझ पर लात घूंसों की बरसात होने लगी। दोनों बेटे रोते और डरे हुए आकर मुझसे लिपट गए और बोले, पापा माँ को नहीं मारो, प्लीज मत मारो, ऐसा कहने लगे। अब हाथ बेटों पर भी उठ गए थे। जनवरी की ठंड रात में मुझे दोनों बेटों सहित घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तेरे लिए इस घर में कोई जगह ही नहीं है। हम तीनों दरवाजे पर बैठे ठंड से कांपते रहे। सुबह जब नौकरों ने दरवाजा खोला तो हम अंदर गए। ठंड की वजह से बेटे दोनों बुखार के चपेट में आ गए थे। बेटों को दवा दी। शाम को जब मेरे पति घर लौटे तो घर खाली दिखा। पूछने पर पता चला कि बेटों की तबीयत खराब है। मैं भी वहीं पे हूँ। मेरे पति उस कमरे तक आ पहुंचे और उन्हें देखने के बाद हम तीनों ही फिर मार या घर से निकल जाने के भय से कांपने लगे। लेकिन वो आज माफी मांगते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दो। ना जाने कहां का पाप मेरे सर पर सवार हो जाता है जो मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी ही बीबी के साथ ऐसा अन्याय करता हूं। मुझे माफ कर दो। आज लगा जैसे एक पल को दुनिया ही बदल गई। खाना भी उसी कमरे में मंगवाया और सभी साथ खाकर सो गए। सुबह बड़ी खुशी खुशी हॉस्पिटल भी गए। एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा। एक क्षण को लगा कि शायद अब ईश्वर को मुझ पर और मेरे बेटों पर उसे तरस आ गया। रविवार की शाम सविता, जो वही नर्स थी, अपनी कर्कश वाणी से डॉक्टर शर्मा पुकारते हमारे बेडरूम तक आ पहुंची थी। मैं उसे देख स्तब्ध। उसने मुझसे बड़ी ही बदतमीजी से पेश आते हुए मुझसे पूछा कि तुम अभी तक अपने पिल्लों को लेकर गई नहीं, कब छोड़ोगी हमें?
सरदर्द बन गई हो, दुश्मन हो तुम हमारे सुख चैन की। मैं या तुम हमारी जिंदगी में जहर बनी हो, मैंने सविता से कहा। और तभी हाथ में शराब की गिलास लिए मेरे पति हम तक आ पहुंचे और मुझ पर बदतमीजी से बात करने का आरोप देते हुए गिलास की शराब मेरे मुंह पर फेंक दिया और मुझसे माफी मांगने को कहने लगे। और मेरे मना करते ही मेरे ऊपर लात घूंसे पड़ने लगे। अब तक मैं सारे सवाल के जवाब खुद ही पा चुकी थी और मेरे पास अब सिर्फ 2 ही विकल्प थे, एक कि मैं सब सहते रहूं, दूसरा सब छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन मैं अपने माता पिताजी और भाइयों को किसी तरह का दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने सब सहने का रास्ता ही चुना। अब मेरे घर की कहानी हर जुबान पर थी, अब मुझे किसी से भी शर्म भी नहीं आती थी। मैंने सबको अपनी नियति मानकर खुद में सहने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ाने में जुट गई थी। और अब मेरे शरीर पर मेरे पति के साथ सविता भी हाथ साफ करने से ना चूकती थी। अब तक किसी को मेरे हाथ पांव टूटने या मरने का भी खौफ ना रहा। नौकरों को मेरे पास जाने और दवा न देने की सख्त हिदायत थी। मैं दर्द में कई दिन कराहती रहती। दवा और देखभाल के नाम पर 2-4 जूते पड़ जाते थे। शादी के अब तक 12-13 वर्ष भी बीत चुके थे। सब झेलते, लोगों के सामने झूठ बोलते, अपने जख्मों को सबकी नजरों से छुपाते, बच्चों की सहमी जिंदगी को देखते, सबको मैं अपनी ही नियति मान चुकी थी और ये तसल्ली भी दे चुकी थी कि इससे मेरी मुक्ति नहीं है और एक दिन मैं अपने ही पति के हाथों से जान गंवा बैठूंगी। लेकिन इन सब के बीच एक ही उम्मीद थी जो मुझे अंदर ही अंदर सबका सामना करने की शक्ति देते जा रही थी। वो थी मेरे बेटों की भविष्य। और फिर मेरे छोटे छोटे बेटों को अभी मेरे सहारे और देखभाल की भी बेहद जरूरत थी, जबकि मेरी शरीर पिटते पिटते जर्जर हो चुकी थी। सिर के बाल खींच खींच उखड़कर मुट्ठी भर ही बचे थे। मेरा रंग रूप, मेरी सुंदरता, मेरी काबिलियत सारी धरी की धरी रह गई थी। आज पिताजी का फोन आया था कि भैया की बेटी की शादी है, कार्ड भी जल्दी ही पहुंच जाएगा और सभी को आना है। मैंने अपने पति से बताया, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, तुम ऐसा करो ड्राइवर के साथ हो आओ, बच्चों के साथ तुम्हारा भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसा कहकर मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। मैंने भी 2-3 दिन में ही लौट आने की सोचकर पैकिंग कर ली और अगले ही हफ्ते ड्राइवर के साथ चली गई। शादी के रीति रिवाजों में शिरकत करने पति भी बाद में आए और जरूरी काम का बहाना लेकर 5-6 घंटे में ही वापस आ गए। शादी के सकुशल बीत जाने के बाद पिताजी भैया ने मुझसे जिद करते हुए कहा कि थोड़े दिन और रुक जाऊं, वैसे भी छोटी तुझे वक्त ही कहाँ मिलता है आने का। दोनों भाभियां भी यही कहकर कुछ दिनों के लिए रोक ली। पिताजी और भैया को भी किसी काम से दूसरे शहर जाना था और रास्ता मेरे शहर से ही होके जाता था। निश्चय हुआ कि हफ्ते भर बाद मुझे छोड़ते हुए अपने काम के लिए आगे चले जाएंगे। 1 हफ्ते बाद हम सब साथ अपने पति के घर आ गए। पिताजी और भैया ने हमें हमारे सामान के साथ घर में छोड़ा और बिना पानी पिए ही आगे के शहर की ओर निकल गए। मैं अपने कपड़े बदलने के लिए बैग खोलने ही वाली थी कि मेरे पति सविता के साथ आए और मुझे देख मुझ पर चीखने चिल्लाने लगे। मेरे कुछ न कहने पर मुझे खूब पीटा। मारपीट की आवाज सुनते ही दोनों बेटे मेरे पास आ गए और 2-4 उन दोनों को भी लग गई और आज फिर हमें घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और दोनों अपने बेडरूम में चले गए। मैं हमेशा की तरह दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी दोनों बेटों को सीने से लगाए अपने भाग्य को कोसते हुए आंसू बहाए जा रही थी कि तभी मैंने देखा पिताजी और भैया मेरे सामने खड़े हैं। मैं अचकचासी गई और हैरान परेशान झट उठकर आंसुओं को छिपाते हुए दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगी। लेकिन भैया और पिताजी मुझे ऐसा देख समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है ये सब। अभी तो सब ठीक ठाक ही छोड़कर गए थे, आखिर ये सब है क्या। मेरे दोनों बेटे फपक कर रो पड़े और नाना नाना कहते पिताजी से जा चिपके। भैया ने भी उन्हें गोदी में उठा लिया और आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या है ये सब।
मेरे छोटे बेटे ने रोते हुए भैया से कहा, मामा जी, पापा ने मम्मी को बहुत मारा है और पापा अक्सर ही मारते हैं जब भी सविता आंटी आती है। पापा और एक काली वाली आंटी बहुत गंदी है और इसी के कहने पर हम सब भूखे ही घर से बाहर कर दिए जाते हैं। पानी बरसे ठंड रहे, हम बाहर ही मम्मी की गोदी में चिपके रहते हैं और कैलाश अंकल चुपके से साल और कुछ खाने की चीजें लाते हैं। हमें यहाँ बहुत डर लगता है। पिताजी और भैया की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। भैया गुस्से में दरवाजे को खटखटाने लगे और जोर जोर से मेरे पति का नाम लेकर बुलाने लगे, दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। भैया ने गुस्से से कहा, आज अगर मेरे जरूरी कागजात यहाँ छूटे ना होते तो हमें तो तुम्हारे वहसीपन का पता ही नहीं चलता। हमारे घर में रिश्ता करके हमारे साथ नाम जुड़ने से तुम्हारा पूरा खानदान खुद को धन्य समझता है और तुम मेरे बहन के साथ ऐसा बर्ताव किसी जानवर से भी बदतर। कहाँ कमी रह गई थी हमसे या मेरी बहन से? तुम इतनी नीचता दिखाओगे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भैया का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने मेरे पति के गाल पर जोर का तमाचा दे मारा। ये देख सविता सामने आकर लड़ने लगी भैया से। पिताजी ने जोर की फटकार सविता को लगाई और मेरी तरफ देखते हुए मुझसे कहा कि छोटी, तुम अपने और बच्चों के जरूरी सामान लो और यहाँ से चलो। हम यहाँ एक सेकंड के लिए भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुमने बहुत सह लिया हमारे अनजाने में, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी अपने सर्टिफिकेट्स और बेटों के रिजल्ट्स और उनके कुछ कॉपी किताब बैग में डाले और जो बैग लेकर लौटी थी वैसे ही बंद कर भैया ने गाड़ी में रखवा दिए। जब हम गाड़ी तक आए तो हमारे घर के नौकर, हमारे पड़ोसी जो गाड़ी के पास ही खड़े थे, उन्होंने सारे हाल से भैया और पिताजी से अवगत करा दिया। उसके बाद हम सबको अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ गए। पिताजी मेरे बगल बैठ मेरे आंसू पोंछते और खुद भी रोते रहे। भैया बेटों को संभालते रहे। पिताजी ने ड्राइवर से घर वापस चलने को कहा। थोड़ी ही दूर चलने पर पिताजी और भैया ने एक ही साथ ड्राइवर को पास के ही पुलिस स्टेशन चलने को कहा। वहां पहुंचकर मेरे पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। हम वहां के एक बड़े ऑफिसर के घर में गए और सारा हाल विस्तार से बताया। वो ऑफिसर भी अपनी बेटी की तरह मुझे स्नेह दिए और मुझे, मेरे बेटों, मेरे भैया और पिताजी को बिना जलपान और रात्रि भोजन के आने नहीं दिया और पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई और हमें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ओह रात मेरी जिंदगी की आखिरी काली रात साबित हुई और सुबह की फूटती किरणों के साथ मैं हर दुख से मुक्त हो अपने मायके आ गई। कुछ दिनों के केस चलने के बाद हमारा तलाक हो गया। मैंने पिताजी से कहकर दूसरे शहर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। मैंने सबसे पहले अपनी पीएचडी पूरी की और यहाँ आकर बच्चों के लिए एक स्कूल खोल लिया। साथ ही दोनों बेटों की परवरिश में भी कोई कमी नहीं आने दी। वक्त के साथ मैंने स्कूल के बाद एक गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर स्वयं को व्यस्त रखते हुए हमेशा लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा देने का प्रयास किया और दोनों बेटों को उच्च पदों पर कार्यरत देखकर हमेशा ही ईश्वर का धन्यवाद किया। दीवार पर टके कैलेंडर तो पलट दिए जाते हैं, लेकिन उन हर पन्नों के बीच खुशियों और गमों के दिन भी किसी लाश की तरह दबकर रह जाते हैं। मैं भी अब उस भयावह जिंदगी को अपनी ताकत बनाकर जीने की आदत डाल चुकी हूँ और जिंदगी की जहर में से कुछ बूंद अमृत की तलाश में मासूम बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।